नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की हम शुरुआत कर रहे हैं पहलवानों की खबर से। कल पहलवानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत होगी। ये ऐतिहासिक शोरम चौपाल पर आयोजित की जाएगी। इस चौपाल में खाप चौधरियों के साथ कई और लोग भी शामिल होंगे, लेकिन आम लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। पहलवानों के प्रकरण को लेकर खाप चौधरी काफी नाराज बताए जा रहे हैं। इस पंचायत में कई दूसरे राज्यों के खाप चौधरी भी शामिल होंगे। कल हरिद्वार से पहलवान सीधे टिकैत आवास पहुंचे हैं। नरेश टिकैत की मांग पर पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पहलवानों के मामले में दिल्ली पुलिस सूत्र ने बताया है कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण को गिरफ्तार करने लायक सबूत नहीं मिले हैं। वहीं इस मामले में एक नया मोड़ भी सामने आया है। जिस महिला पहलवान ने पॉक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था, पुलिस उस मामले में अब दावा कर रही है कि वो बालिग है। देखिए पूरी खबर। दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी को पता चला है कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत करने वाली लड़की नाबालिग पहलवान असल में बालिग है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एफआईआर के समय उसकी उम्र 2 साल कम बताई गई। पुलिस को इस संबंध में जन्म तिथि से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो की धारा हटवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। 4 महीने हो गए, मुझे फांसी चाहते हैं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों की शिकायत पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ 28 अप्रैल को केस दर्ज किया था। पुलिस ने पहलवानों के बयान पहले खुद दर्ज किए, फिर कोर्ट में भी दर्ज करवाए, लेकिन महिला पहलवान इस बात पर अड़ी हैं कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि पुलिस के टॉप सूत्रों से एनडीटीवी को जानकारी मिली है कि बृजभूषण के खिलाफ अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली पुलिस अगले कुछ हफ्तों में इस मामले में कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। अगर सबूत मिले तो चार्जशीट होगी, नहीं तो पुलिस फाइनल रिपोर्ट दाखिल करेगी। फाइनल रिपोर्ट यानी एफआईआर पुलिस तब दाखिल करती है जब किसी मामले में सबूत नहीं मिलते। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के मुताबिक जिस केस में 7 साल तक की सजा है उसमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। इन्हीं कारणों से अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस केस में एसआईटी है, वह इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत सारे पहलू हैं इस केस के जिसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इसके लिए कमेंट करना कि कहाँ तक पहुँची है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। महिला पहलवानों का मुद्दा काफ़ी संवेदनशील है और उनके आरोप भी गंभीर हैं। अब उनके साथ किसान संगठन भी हैं और खाप पंचायतों से जुड़े लोग भी। उनका आंदोलन अब एक नई दिशा में है, लेकिन बहुत जल्दी ही पुलिस की जांच ये साफ कर देगी कि वो महिला पहलवानों के आरोपों पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं और क्या नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर हैं। अजमेर में रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। तो क्या कांग्रेस की अंदरूनी कलह का बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट देखिए। मोदी मोदी राजस्थान के लिए चुनावी बुगुल बच चुका है। भाजपा ने अपने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत राजस्थान के बीचों बीच अजमेर से की, लेकिन सिर्फ महाजनसंपर्क अभियान ही नहीं, ये राजस्थान में भाजपा की चुनावी रणनीति की एक तरह से झलक थी। और राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी कलह का राजनीतिक फायदा भाजपा जरूर उठाना चाहती है। आपने 5 वर्ष पहले राजस्थान में भी एक जनादेश दिया था, और बदले में राजस्थान को क्या मिला? अस्थिरता और अराजकता।
यहां 5 साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बिजी है। ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में जनसभा को संबोधित किया और यहां उन्होंने कांग्रेस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथियों, और जब लूट की बात होती है ना, तो कांग्रेस किसी में भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस देश के हर नागरिक को, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, दिव्यांग हो, महिला हो, युवा हो, सबको समान भाव से लूटती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को भी सतर्क किया कि कांग्रेस की गारंटी से देश दिवालिया हो सकता है। जो कांग्रेस ने कहा था, जो वादा किया था, वो निभाया क्या? वो पूरा किया क्या? जो कहा वो किया क्या? भाई और बहनों, ये ऐसी गारंटियां देते हैं जिनको अगर अमल में लाया जाए तो राज्य और देश दिवालिया हो जाएगा। कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान में समाज कल्याण की योजनाओं का भंडारा खोल दिया है। मुफ्त बिजली से लेकर राशन और 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर, कई चीजों की गारंटी कांग्रेस दे रही है कर्नाटक और राजस्थान में, और इसका जवाब भाजपा को देना है। लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती सिर्फ भाजपा ही नहीं, लेकिन अपने ही पार्टी के नेता सचिन पायलट भी हैं, जिन्होंने अपनी मांगे दोबारा दोहराई हैं कांग्रेस आलाकमान की सुलह की कोशिशों के बावजूद। कल नया महीना शुरू होगा। अगर मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मेरे नौजवान साथियों को जो मैंने पब्लिक डोमेन में आश्वासन दिया है, जो मैंने कमिटमेंट्स किए हैं, और मेरे कमिटमेंट्स कोई हवाई बातें नहीं हैं और ये ऐसी बातें नहीं है जिससे कोई कह सकता कि गलत बात है। क्योंकि मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी हमेशा करप्शन के खिलाफ रही, कांग्रेस पार्टी हमेशा नौजवानों के पक्ष में रही है। तो उनको न्याय दिलाना और भाजपा सरकार में जो करप्शन हुआ उस पर जांच बैठाना, मैं समझता हूँ ये अति अनिवार्य है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। राजस्थान के इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरह आक्रामक रहने की तैयारी कर रही है और राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह को खूब भुनाएगी। लेकिन क्या बीजेपी अपनी रणनीति में भी कुछ बदलाव लाएगी? क्योंकि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने ज्यादातर जो चुनाव है हाईकमान के चेहरे पे लड़ा था। लेकिन क्या राजस्थान के स्थानीय नेतृत्व को आगे करने की कोई योजना है? ये देखना आगे है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने अपने भाषण में पीएम मोदी पर तंज कसा और कहा कि उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं और भगवान को बता सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे चलता है। उनके इस बयान को बीजेपी ने देश पर कीचड़ उछालने जैसा बताया है। अमेरिका दौरे पर सैन फ्रांसिस्को पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने तंज किया कि पीएम मोदी ऐसा दिखाते हैं जैसे कि उन्हें सब कुछ पता है। We have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. They think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. राहुल के इस बयान पर बीजेपी के कई नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे देश पर कीचड़ उछालना करार दिया। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती, और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते हैं। इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती से पीएम पर हमला बोला हो। अपने यूके दौरे में भी राहुल गांधी ने पीएम को निशाने पर लिया था, जिसे बीजेपी ने देश का अपमान बताया था। राहुल गांधी से माफी की मांग करते हुए संसद में हंगामा भी किया था। महोदय ने आज के आदेश पत्र में क्रमांक संख्या 7 पर
मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध बहुराज्य। सैन फ्रांसिस्को के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो 33% महिला आरक्षण बिल लागू करेंगे। उन्होंने भारत में मुसलमानों के हालात पर भी बात की। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it, and we have to fight it with affection, not fight it with hatred. आपसे सवाल पूछा गया था भारत के मुसलमानों के बारे में, तो आपने कह दिया कि 1980 में यही हाल दलित और सिखों का भी हुआ था। तो 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। यूपी में उन्हीं की सरकार थी तो मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज्यादा मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। 1980 में उन्हीं की सरकार थी जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून से होली खेली गई थी। राहुल गांधी के अमेरिका के अलग अलग शहरों में अभी कई कार्यक्रम हैं। देखना है कि ये पीएम पर हमले को लेकर यहीं रुक जाते हैं या और आगे तक जाते हैं। हालांकि अब वो सांसद नहीं हैं, लिहाजा संसद में उनको पिछली बार की तरह माफी की मांग नहीं झेलनी पड़ेगी। एजेंसी रिपोर्ट्स के साथ उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और जीडीपी के ताज़ा आंकड़े जारी हुए हैं। 2022-23 में जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रही। इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी की रफ्तार 6.1% रही। भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार वित्तीय साल 2022-2023 में अनुमान से कुछ बेहतर रही। शुक्रवार को सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2022-2023 में विकास दर पहले अनुमानित 7% से कुछ बेहतर 7.2% रही, जबकि पिछले साल की आखिरी तिमाही जनवरी-मार्च 2023 के दौरान विकास दर 6.1% रही। 2021-2022 के दौरान जीडीपी की वृद्धि दर 9.1% रही थी। आरबीआई ने मौजूदा वित्तीय साल 2023-2024 के दौरान जीडीपी दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है। उद्योग जगत को उम्मीद है कि मौजूदा वित्तीय साल में विकास की संभावनाएं बेहतर होंगी। अभी क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं जो अभी अर्थव्यवस्था की स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर? मेरे हिसाब से आज के दिन हम बहुत अच्छे पोजीशन में हैं और आरबीआई गवर्नर साहब का भी अगर आपने रिएक्शन देखा होगा, ही डिडंट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, गुड सिग्नल कि वी आर कूलिंग डाउन इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन थोड़ा सॉफ्ट होने से गवर्नमेंट के हाथ में और औजार आ जाते हैं टू पुश सर्टन सेक्शंस, कुछ सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी जो थोड़ा पीछे चल रहा हो। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग हाई है, जीएसटी हाई है, कलेक्शंस बढ़िया है, रोबस्ट हैं, अपने पास रिजर्व सफिशिएंट है, हमारी करेंसी स्टेबल है रिलेटिव टू अदर करेंसीज। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो होते आया है उससे सब्सटेंशियली हायर ही जाएगा गवर्नमेंट और इकोनॉमी। इस साल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है हमारे हिसाब से, जैसे सरकार बोल रही है कि हम 7% की तरफ जा रहे हैं, 6.5% आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है। मेरे हिसाब से 6.5-7% एक्सपेक्ट करना रीजनेबल होगा। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरकर $73 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई। तेल अर्थशास्त्री किरीट पारिक कहते हैं, कच्चे तेल की कीमत में गिरावट का ये ट्रेंड अगर बरकरार रहा तो अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिलेगी। इस बार आरबीआई ने कहा है कि इस वित्तीय साल में 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट रहने की उम्मीद है। आप कैसे देखते हैं आरबीआई के आकलन को? मैं तो ज़रा ज़्यादा बुलिश हूँ आरबीआई से, क्योंकि आजकल अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है और इसीलिए मैं मानता हूँ कि सरकारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है। यस, कहीं स्टेट का इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, लेकिन it's compensated by growth in private investment, then we should have a really better growth rate and low oil prices, कम
तेल का बाज़ार की कीमत कम हुई, इससे भी थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए। थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये तेल जो सस्ता हुआ है, ये ट्रेंड अगले कुछ महीने तक रह सकता है? अगले कुछ महीने तक ज़रूर रहेगा मेरा ख्याल से। जाहिर है आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए माहौल बेहतर हो रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और 9 साल की सेवा के बाद किस तरह से 3 सीआईएसएफ डॉग्स को रिटायरमेंट के बाद पूरे सम्मान के साथ विदा किया गया, दिखाएंगे आपको। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और 9 साल की सेवा के बाद आज 3 सीआईएसएफ डॉग्स का रिटायरमेंट हुआ और तीनों को पूरे सम्मान के साथ विदा किया गया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।